हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो आखिरकार बेटा, नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है और कट ऑफ भी जारी हो गई है। बहुत बड़ी बात यह है कि शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ क्या रही है, ये आप सब लोग जानना चाहते हैं। और बच्चों, एडमिट जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उनको एडमिट कार्ड भी मिल गया अपना। एग्जाम की डेट भी फिक्स हो गई है। और जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं उनके लिखा हुआ आ रहा है नॉट शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है ना। अब दो बड़ी बातें हैं। एक तो, जिन बच्चों ने अपने लाइफ में पहली बार किसी वैकेंसी का फॉर्म भरा है उन बच्चों को थोड़ी निराशा भी हुई होगी। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पहले कोई वैकेंसी दे रखी है तो उन बच्चों को अनुभव होगा। यह है गवर्नमेंट जॉब बेटा। यह है सरकारी भर्तियां, जहां पे शॉर्ट लिस्टिंग परसेंटेज बेस पर होती है। इसमें अगर आपका नहीं हुआ या किसी का हो गया तो वो सब कुछ परसेंटेज पर डिपेंडेंट है। इसमें मोस्टली कोरोना काल के अंदर जिन्होंने 12th करी थी उन बच्चों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उनके परसेंटेज बहुत ज्यादा थे। मैंने काफी बच्चों के देखे हैं कि 98 99 परसेंटेज वालों ने भी फॉर्म भरे थे। 95 96 परसेंटेज वालों ने इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरे थे कि जो बच्चे मीडियम थे, जो नॉर्मल थे, वो बच्चे पीछे रह गए। आज से पहले इतनी जो है, मैं दोस्तों, हाई कट ऑफ नहीं गई जितनी इस बार गई। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज पहले भी बताई थी बेटा, ये वैकेंसी आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली वैकेंसी है। ना तो इसमें कोई फॉर्म फीस लगा, ना इस वैकेंसी में किसी का टाइम खराब हुआ, क्योंकि 1 महीने पहले भर्ती आई थी। 1 महीने पहले वैकेंसी आई। 7 अगस्त को फॉर्म भरे गए थे। 7 सितंबर को फॉर्म भरे गए थे। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक फॉर्म भरे गए। 1 महीना भी नहीं हुआ, कायदे से देखा जाए तो 20 दिन हुए हैं। 20 दिन में भी क्लियर हो गया, है ना। 20 दिन में क्लियर हो गया। और साइंस के बच्चे थे, साइंस का सब्जेक्ट ही पढ़ रहे थे। तो अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो बच्चों, आप यूं मायूस मत होइए कि अरे मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो बेटा, टाइम तो कम से कम इस वैकेंसी ने खराब नहीं किया। बाकी ऐसी बहुत सारी भर्तियां आती है बेटा, जहां बच्चे 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं और फिर आउटपुट निकल के आता है जीरो। यहाँ तो आपने कुछ इन 10-15 दिनों में पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने 10 दिन पहले तैयारी शुरू की, कुछ बच्चों ने 15 दिन पहले तैयारी की, क्योंकि ये भर्ती ही 1 महीने पहले आई थी। ज्यादा पुरानी वैकेंसी है भी नहीं, है ना। ना इसमें किसी के कोई पैसे लगे। ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों, नुकसान ज्यादातर किसको हुआ है? ज्यादातर नुकसान उन बच्चों को हुआ है जो ऑफलाइन कोचिंग चले गए थे। और मैंने ये मना किया था, क्लियर कट मना किया था। मैंने कहा था बेटा, जब तक शॉर्ट लिस्टिंग ना हो तब तक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन मत करना। ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, है ना, वहां पे 35 से लेकर के 45 हजार रुपए तक बच्चों की फीस भी लगी है। ठीक है ना। अब पता नहीं वो हॉस्टल का कितना काटेंगे, कितना वापस देंगे, तो एक मतलब लॉस होता है बच्चों को। क्योंकि इस बार कट ऑफ भी इतनी ज्यादा अप चली गई है कि वास्तव में ये एक इस तरह की चीज है। ठीक है। और ये सेम वाक्य अभी हाल ही में मैंने देखा था, कहीं जीएनएम की कट ऑफ मैंने देखी थी, जहां पे ऐसा हुआ था। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है, बहुत चौंकाने वाली बात भी है कि इतनी ज्यादा कट ऑफ। ठीक है ना। मैंने कुछ डेटा इकट्ठे किए हैं। जैसे मेरे पास एक तो झारखंड का डेटा आया है, जिसमें झारखंड में 88 प्लस कट ऑफ गई है। कितनी? 88 प्लस कट ऑफ गई है झारखंड की। ठीक है ना। एक मेरे पास डेटा आया है उड़ीसा का। उड़ीसा की भी 89 प्लस कट ऑफ गई है। एक 89 का भी हमारे पास कैंडिडेट है जिसका हुआ है। तो मतलब 89 प्लस बोल दो या 90 प्लस बोल दो। एमपी में एमपी में 92 प्लस कट ऑफ गई है। हो सकता है भाई किसी 91 वाले का भी हुआ हो सकता है हुआ हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दिक्कत और थी क्या? यहाँ जो मेरिट बन रही थी ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के नंबर के आधार पे बन रही थी। पीसीबी के नंबरों के आधार पे मेरिट बनाई थी इन्होंने। ठीक है ना। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं एक बार। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों के इन 3 सब्जेक्ट्स में नंबर ज्यादा थे, यहाँ पे देखो, देखें, काफी बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर, ठीक है ना, ये किस आधार पे हुआ, इतने परसेंटेज की कैसे कट ऑफ गई।
तो बेटा इसलिए ये कट ऑफ ऊपर गई है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल परसेंटेज से शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है 3 सब्जेक्ट से, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। आप खुद देखो ना, है ना। प्रथम चरण शॉर्ट लिस्टिंग, प्रथम चरण शॉर्ट लिस्टिंग प्राप्त अंकों के बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के नंबर जोड़ के इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की है। और आपको पता ही है साइंस के बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर इन 3 सब्जेक्ट में ही होते हैं। अगर किसी बच्चे के 90 परसेंटेज होते हैं तो पीसीबी में उसके पक्की बात है 95 होंगे। ये होता ही है जनरली, ठीक है ना। तो पीसीबी के आधार पर ही शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है यूपी का। तो यूपी में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, है ना। यूपी में फॉर्म ज्यादा भरे गए, इसलिए यूपी में अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो 93 या 94 प्लस गया है यूपी में। राजस्थान के अभी कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन यूपी और राजस्थान की मुझे लगता है सेम ही कट ऑफ गई होगी, ठीक है ना। महाराष्ट्र का मेरे पास एक डेटा जरूर आया है 92 का, ठीक है ना। और इसी तरह से दिल्ली का अभी डेटा नहीं आया है अपने पास, ठीक है ना। बिहार का डेटा एक बच्चे का 94 वाले का हुआ है, एक डेटा आया है, ठीक है। अभी और बहुत सारे डेटा आने बाकी है। तो ये कुछ डेटा हमारे पास आए हैं, ठीक है ना। मैं बच्चों आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपका अगर शॉर्ट लिस्टिंग में सिलेक्शन हुआ है तो आप जरूर बताना कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग में सिलेक्शन हुआ है वो किस परसेंटेज पर हुआ है, स्टेट जरूर बताना। इस नंबर पे आप जरूर भेजना 9649721229। आप एक अपने राज्य का नाम बताना और दूसरा आपके परसेंटेज कितने हैं पीसीबी के अंदर, ताकि एग्जैक्ट आइडिया लगे फ्यूचर में जब भी ये वैकेंसी आए, कम से कम बच्चों को अपन पहले से ही बता सके। वैसे पहले से तो आइडिया लगाना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी। पर दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कोविड के दौर में 12th किया था। कोविड में आपको पता ही है कि जो प्रमोट वाले बच्चे थे उनके बहुत ज्यादा परसेंटेज थे, 95 से तो ऊपर ही थे सभी के, ठीक है ना। तो कुल मिला करके परसेंटेज की जब बात आएगी तब तो परसेंटेज से ही सब कुछ होना है, ठीक है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मोस्टली जो जिन बच्चों को बेनिफिट हुआ है वो 90 प्लस वालों को ही बेनिफिट हुआ है। तो जिन भी बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, मेरा निवेदन है कि इस नंबर पे आप स्टेट और पीसीबी या इस वीडियो के नीचे जो कमेंट करके बता देना, भले कमेंट करके भी बता देना अपने स्टेट का नाम, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो बच्चे जरूर बताना। अब देखिएगा जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है मैं उनके बारे में भी कुछ बात करूंगा। देखो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ ये पता कैसे चलेगा। तो इसका एक तरीका यह है बेटा कि आपको सबसे पहले ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। जहां पे आपने फॉर्म भरा था ना वो सेम वेबसाइट ओपन करनी है। और अब जिनका हो चुका है उनको क्या करना है, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, मैं सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं सब कुछ बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा मैंने तो एक चीज पहले भी आपको बता रखी थी कि भाई साहब ये तो आपके लिए साइड ऑप्शन है इंडियन नेवी, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो आप वैसे ही तैयारी तो कर ही रहे हो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की। तो कोई नर्सिंग की कर रहा है, कोई पैरामेडिकल की कर रहा है, कोई फार्मेसी की कर रहा है, कोई प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। ये तो मैंने कहा था एक ऐसी वैकेंसी है जो लड़कों के लिए है, 17 से 20 साल के लड़कों के लिए, ठीक है ना। जिनके अच्छे परसेंटेज होंगे उनका हो जाएगा, अगर किसी का नहीं भी होगा तो भी वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े हैं तो वो नुकसान तो नहीं होगा, वो चीजें आगे काम आ जाएगी आपके, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और मेरे दोस्तों देखिएगा अब यहाँ पर, यहाँ पे एक चीज और भी है कि भाई गवर्नमेंट को परसेंटेज का दायरा रखना कहां तक उचित है। इतनी बड़ी वैकेंसी के अंदर परसेंटेज के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग करना वैसे तर्क संगत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ज्वाइन इंडियन आर्मी .gov.in, है ना, ये है मेरे दोस्तों वेबसाइट। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे बेटा तो मैं आपको बता दूं, ये जैसे आपने वेबसाइट ओपन कर ली, है ना। इस वेबसाइट के होम पेज में जाने के बाद, इस वेबसाइट के होम पेज में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बच्चों आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है।
है ना, जिसका हुआ है या जिसका नहीं हुआ है, सब बच्चे एक बार लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा है हिमाचल हरियाणा का, तो हरियाणा टिक किया, फिर ये वाला कैप्चा इधर डाल दो और सेव करो। सेव करते ही बच्चों क्या होगा, जैसे मैंने ये डाला है ना, जैसे यू वाई ये कैप्चा है ना, हाँ, तो कैप्चा आपको डालना है। और कैप्चा डालने के बाद बच्चों, कैप्चा डालने के बाद क्या करना है सर, कैप्चा डालते ही बच्चों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, किसका ऑप्शन आएगा जी, एक बार मैं दोबारा डाल रहा हूँ कैप्चा कोड। हाँ जी, टी है, इसके बाद में 5 है, इसके बाद में एम है और इसके बाद में शायद डब्ल्यू है। ठीक है ना, जैसे ही बच्चों अपना कैप्चा कोड अपन डालेंगे, इस तरह से ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। आपने फॉर्म भरा था, मेल आईडी बनाई थी, एक पासवर्ड बनाया था, ठीक है ना, तो मेल आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड इधर डाल के लॉगिन करना। लॉगिन जैसे ही करोगे ना बच्चों, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने बेटा इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, है ना, इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। अब बेटा देखो देखें, इस ऑप्शन में आपके सामने ये सारी चीजें दिखेगी। एक तो रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक दिखेगा शॉर्ट लिस्टिंग वाला कॉलम, एक अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर सर्विस, एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मेडिकल रिजल्ट, और लास्ट में मेरिट अपॉइंटमेंट लेटर। और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ से तो आपका फॉर्म डाउनलोड होगा, ठीक है, बिल्कुल जी। अब बच्चों यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर होंगे, यहाँ लिखा हुआ होगा या तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, तो ऐसे लिखा हुआ होगा शॉर्ट लिस्टेड, है ना, और यहाँ लिखा हुआ होगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड, है ना, बिल्कुल जी। अगर नॉट शॉर्ट लिस्टेड लिखा है तो मतलब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। ओके जी, बाकी आपकी यहाँ पर्सनल डिटेल होगी सारी की सारी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं तो यहाँ आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन होगा। ओके, और एडमिट कार्ड के ऊपर बेटा आपके फिजिकल, एडमिट कार्ड पे आपके फिजिकल और रिटर्न एग्जाम की डेट होगी, फिजिकल और रिटर्न एग्जाम की डेट होगी। जनरली फिजिकल मेरे हिसाब से पहले होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर मेडिकल होगा। फिर भी आप देख लेना बेटा, इसका सीक्वेंस जो भी हो वो एडमिट कार्ड पे होगा आपके, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि सर अब हमारा एडमिट कार्ड तो आ गया, तो फिर एग्जाम कब है। देखो भाई, अभी कुछ मेरे पास डेटा आए हैं, कुछ बच्चों के अनुसार कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे एडमिट कार्ड पे तो डेट 10/10/2024 लिखी हुई आ रही है। हो सकता है कुछ बच्चों के डेट अलग आ रही हो, किसी का दिल्ली सेंटर है, किसी का झारखंड है, किसी का यूपी है, किसी का साउथ है, अलग अलग जगह इसका सेंटर आता है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो जहां पर भी आपका सेंटर आया हुआ है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, हो सकता है आपका 10 को एग्जाम हो सकता है 11/10 को हो सकता है 12/10 को हो, वो आप देख लेना। एग्जाम वैसे बच्चों अक्टूबर के लास्ट वीक में प्रस्तावित था, लेकिन इनका एग्जाम अक्टूबर के सेकंड वीक में है। यह भी एक अच्छी बात है, अक्टूबर के सेकंड वीक में एग्जाम है। किसी का 10 को है, किसी का 13 को है ना, हाँ जी, हो सकता है किसी का 15 को भी हो, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला के आपके मिड अक्टूबर तक एग्जाम सभी के फिनिश हो जाएंगे। एग्जाम चलेगा, फिजिकल चलेगा, मेडिकल चलेगा, हो सकता है इसमें थोड़ा समय भी लगे। नवंबर में इनकी ट्रेनिंग है, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं अक्टूबर में ही पूरी मेरिट वगैरह बना करके कंप्लीट कर देंगे। अब बच्चों देखो देखे, एग्जाम डेट आपके जो एडमिट कार्ड पे है वही फाइनल एग्जाम डेट है। ओके, जिनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, अगर उन बच्चों को कोई डाउट है कि सर हम 10 तारीख को क्या लेके जाएंगे, साथ में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं मैं इनका एक ग्रुप बना दूंगा। अगर आप चाहते हो कि हम सारे बच्चे एक ग्रुप में आ जाएं, तो मैं आपका एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। आप सब लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैसेज में एक तो अपना नाम लिख देना बेटा, नाम लिख देना, अपने राज्य का नाम यानी स्टेट लिख देना, और आपका सेंटर कहाँ पे आया है वो लिखना, और आपके पीसीबी के अंदर कितना परसेंटेज था, ये 4 चीजें आप जरूर लिख देना, ठीक है ना। 9649721229, है ना, तो आपका एक क्या बना देंगे ग्रुप, क्योंकि सारे मेल कैंडिडेट ही हैं वैसे भी इस वैकेंसी में, ठीक है ना, तो आपका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें हम सब लोग जुड़ जाएंगे, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा अपन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, वो इस नंबर पे मैसेज कर देना 9649721229,
ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। आप जैसे ही मैसेज करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब देखो, जिनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है, उनको अब करना क्या है? अब बेटा देखो, अगर किसी ने ऑफलाइन कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन कोई डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, किसी ने कहीं पे बड़ी भारी फीस जमा करा दी है, किसी ने, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैंने 35,000 रुपए तो जमा करा दिए, अब मेरा तो हुआ नहीं, तो मैं क्या करूं? तो ये चीज मैंने वैसे पहले आपको बोली भी थी। मैंने कहा बेटा, आप जब तक शॉर्ट लिस्टेड ना हो तब तक आप खुद से तैयारी करते रहो। शॉर्ट लिस्टेड आने के बाद ही आप डिसीजन लेना। तो ऐसे कोई भी बच्चे हैं कहीं पे, अगर ऑफलाइन कोचिंग ली है तो अपने कोचिंग वालों से बात करिएगा। जितने दिन भी आप पढ़े हो, वहाँ हॉस्टल में रहे हो, उनसे डिस्कस कीजिए। मुझे लगता है आपको, आपके साथ कोई गलत, मुझे लगता है नहीं करेगा। फिर भी अगर कोई गलत करता है, जबरदस्ती ज्यादा फीस कट करता है, तो आप मुझे पर्सनल जो है विजय टीम के व्हाट्सएप पे भेजना। इसमें मेरी तरफ से जितना सपोर्ट बन पड़ेगा मैं करूंगा। ठीक है ना? अब देखिए बेटा, अब मेरा एक निवेदन और है। मेरा निवेदन ये है बेटा, कि जिन भी सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों से मेरा निवेदन ये है कि आप फिजिकल की तैयारी साथ में करते रहो। फिजिकल, देखो फिजिकल की भी करनी है, रिटन एग्जाम की तैयारी भी करनी है, दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है ना? रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी है और फिजिकल की भी तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है। अब बच्चों देखो, अब जिनका हुआ है ना, उनके तो जॉब के चांस बहुत ज्यादा है। आप एक बात समझ लो, जिनका भी एग्जाम में इसमें सिलेक्शन हुआ है ना, अगर कोई फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, तो आप समझ लो नौकरी बिल्कुल आपके पास है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा रिटर्न पे बढ़िया वर्क कर लो, थोड़ा फिजिकल पे वर्क करो। देखो, फिजिकल में आपको 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। दौड़ने की प्रैक्टिस तो आप आराम से कर सकते हो। डेली सुबह जल्दी उठो, दौड़ने की प्रैक्टिस करो, है कि नहीं? दूसरी चीज है उठक बैठक, पुशअप और सेटअप। ये 3 चीजें तो आपको करनी आनी चाहिए। देखो, आर्मी उठक बैठक का एक सिस्टम, आर्मी का और नेवी का, इसका एक पूरा सिस्टम है ना? तो हो सके तो आप इसमें कोई डिफेंस पर्सन से हेल्प भी ले सकते हो। कोई ऑफलाइन कोचिंग फिजिकल की है, फिजिकल एकेडमी है ऐसी कोई, तो उनसे हेल्प ले सकते हो आप लोग, है कि नहीं? और तो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप पुशअप, ठीक है ना, सिटअप और उठक बैठक, इन तीनों की प्रैक्टिस कर लो, है ना? ये कितनी निकालनी है आपके सामने है, ठीक है कि नहीं? और दौड़ की, ये 4 ही चीजें हैं फिजिकल में, 5वीं चीज ही नहीं है ना? और ये कोई बहुत खतरनाक वाला फिजिकल नहीं है, याद रखना, नॉर्मल चीज है ये। इसके बाद में, तो इसकी साथ में डेली प्रैक्टिस करो, एक दिन से कुछ नहीं होगा, डेली प्रैक्टिस करो। रही बात मेडिकल की, मेडिकल के अंदर बच्चों, इन्होंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, उनका पहले ध्यान रख लो। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है भाई, टेटू, है ना? बॉडी पे कोई भी परमानेंट टेटू नहीं होना चाहिए। स्थायी टेटू केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ होने चाहिए, जैसे कोहनी से मुट्ठी के अंदर की तरफ और हथेली के पीछे। शरीर के किसी भी अन्य भाग पे स्थायी टेटू स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख लेना बच्चों। इन्होंने क्या कहा, केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ होने चाहिए, कोहनी से मुट्ठी तक अंदर की तरफ, हथेली के पीछे, है ना, हथेली के पीछे अंदर की तरफ, इस रीजन में होने चाहिए। बाकी बॉडी के अदर भाग पे ये कह रहा है नहीं होने चाहिए। ओके, इसके बाद में व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, कोई भी अपंगता नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद में मेरे दोस्तों, आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। देखो, इस तरह के चश्मा लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी, ये चश्मा लगे हुए हैं तो जनरली इसे नॉर्मल विजन ही कहते हैं भाई, है ना? अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि चिकित्सा परीक्षा से पहले अपने कानों की वैक्स और दांतों के टार्टर साफ करके आए। ये एक बहुत बड़ी बात है बच्चों। आप जिस दिन एग्जाम के लिए जाते हो, उससे 2 दिन पहले एक ईएनटी डॉक्टर के पास चले जाना। ईएनटी, जो ईयर के ओट, है ना, हर दोस्त, ईयर के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना? और एक ऑप्टोमेट्री जो डॉक्टर होते हैं ना, ऑप्थेल्मिक आई ऑप्टिशियन के पास चले जाना, या तो, है ना, आंखों के डॉक्टर के पास भी चले जाना। एक डेंटिस्ट के पास चले जाना आप लोग, है ना? तो कानों के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर और एक डेंटिस्ट, डेंटिस्ट की मदद से दांत पूरी तरह से क्लीन करवा लेना एक बार। ठीक, दूसरी चीज, कानों के डॉक्टर से कान के अंदर जो वैक्स होता है ना जमा हुआ, उसे क्लीन करवा लेना, ठीक है ना? घर पे ही बैठे मैं साफ कर देता हूँ, डॉक्टर के पास कौन जाएगा? कान में डाल के रुई
ये लग मत जाना भाई। ठीक है, विजय सर ने बोला है, कहा है कि भाई कान के वैक्स हटाने हैं। ठीक है ना, ऐसा मत कर लेना। ठीक है कि नहीं? तो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ही ये काम करना है आपको। ओके जी हाँ। तो ये डॉक्टर के पास जाके एक तो दांत की सफाई करवा लेना, एक कानों की करवा लेना, ठीक है, और एक आंख भी थोड़ी चेक करवा लेना। ठीक है ना, आंखों की विजन वगैरह चेक करवा लेना। ठीक है, बाकी कोई छोटी मोटी बीमारी होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है ना, छोटी मोटी डिजीज होती है, ठीक होती है, फिर हो जाती है, ऐसे नॉर्मली चलता है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बस बॉडी में अपंगता नहीं होनी चाहिए, दिव्यांगता नहीं होनी चाहिए, बॉडी के ऑर्गन प्रॉपर होने चाहिए, बड़ी बात यह है। ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल जी। बाकी मैं और इस पे अपडेट देता रहूंगा। तो अगर किसी बच्चे का इसमें नहीं हुआ है तो वो क्या करें? देखो बेटा, अगर किसी का शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं हुआ है तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इस वैकेंसी में कोई साल भर तो खराब नहीं हुआ किसी का बेटा? लंबा समय तो किसी का खराब नहीं हुआ? ठीक है ना, एक वैकेंसी थी, आपने दी। सबसे बड़ी बात है, नेवी ने तो बेटा आपसे फॉरम का फीस तक नहीं लिया, है कि नहीं? अब इनके नियम ही ऐसे थे कि इन्होंने परसेंटेज बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग की, है ना। और डिफेंस की ऐसी पहली भर्ती है जिसकी 90 प्लस कट ऑफ गई। ठीक है ना, 80 तक तो चलो अपन भी सोच रहे थे। ठीक है ना, मैंने 80 तक तो मैं भी बोल रहा था कि 75 या 80 प्लस तक जा सकती है, लेकिन 90 प्लस गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, जिनका भी हुआ उनको बधाई, है कि नहीं? भाई जिसका भी हुआ उसके घर के अंदर तो खुशियां आएगी ना। अपन तो चाहते हैं भाई हो। ठीक है, जिसका भी हो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ठीक है ना। अब इसके बाद बड़ी बात यह है कि जिनका नहीं हुआ वो बच्चे क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, अगर आप अभी केवल 12th पास आउट है, आपने कोई आगे का कोर्स नहीं किया है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपके खुद के राज्य में 12th पास आउट बच्चों के लिए अगर कोई वैकेंसी आ रही है या कोई वैकेंसी निकली हुई है और आपको तुरंत जॉब चाहिए, तो आप उसकी तैयारी करते रहो। करेक्ट बात। दूसरी बात, अगर आप 12th पास आउट है तो कोई ना कोई कोर्स जरूर करना, क्योंकि सारी भर्तियां तो 12th पास आउट के लिए नहीं आती, कुछ ग्रेजुएशन के लिए आती है, कुछ नर्सिंग के लिए, कुछ पैरामेडिकल के लिए। अगर आप बायो बैकग्राउंड से है ना बेटा, तो मेरा तो एक ही निवेदन है, आज के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग पे जो कोर्स है ना, वो बीएससी नर्सिंग है, और आप इस कोर्स में एडमिशन जरूर लें। और ज्यादातर बच्चे तो जो विजय एजुकेशन से जुड़े हैं, वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों ने ही ये फॉर्म भरा था। ज्यादातर बच्चे तो वैसे ही अपना नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे तो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे भी। ठीक है कि नहीं है? तो नर्सिंग की आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहें। और किसी बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो विजय एजुकेशन ऐप के साथ ऑनलाइन जुड़ के, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके भी आप तैयारी कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं तो सेल्फ स्टडी करूंगा, तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें एडमिशन के लिए मई में एंट्रेंस एग्जाम लगता है, मई या जून में। यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, सभी राज्यों में अलग अलग प्रवेश परीक्षा लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया तो या तो फीस बिल्कुल नहीं लगेगी और या थोड़ी बहुत लगेगी। ठीक है। इसके बाद बात आती है पैरामेडिकल की। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स है बेटा, जैसे बी एमएलटी है, बीआरटी है। इन कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। इनमें एडमिशन लेने के लिए भी प्रवेश परीक्षा लगती है। इसकी तैयारी आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, आप चाहो तो विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ के कर सकते हो। मैं तो एक क्लियर कट बात कहता हूं बच्चों, देखो, कहीं पर भी आप कोचिंगों में लाखों रुपए लगा दोगे तो भी वो लाखों रुपए से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपकी काबिलियत से होगा, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, सिलेक्शन आपकी पढ़ाई से होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, केवल पैसे लगा के और श्योरिटी खुद को हासिल नहीं करवानी है, मेहनत करके सिलेक्शन लेना है। और इसके लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे बेस्ट वे है ऑनलाइन, क्योंकि सारे बच्चे 12th पास आउट हो, एक एक बार सब लोग 11 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ चुके हो, है ना। तो आप विजय एजुकेशन ऐप के साथ ऑनलाइन जुड़िए। जैसे पिछले साल 2023 के अंदर, इस साल 2024 में कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं विजय परिवार से जुड़ने के बाद। तो मैं चाहता हूं बेटा, आप सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक मुहिम जरूर शुरू करी है। हम चाहते हैं कि वो बच्चे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लें। नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, इन जो मेडिकल फील्ड के कोर्सेज है इनमें प्रवेश लें। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लें जहां आपकी फीस ना लगे,
जहां आपको गवर्नमेंट पढ़ाए, ऐसे संस्थानों में एडमिशन लीजिए। प्राइवेट कॉलेज वालों को लाखों रुपए मत दीजिए बेटा, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। एजुकेशन लोन मत लीजिए, लाखों रुपए गवाइए मत, अपने मेहनत के बलबूते सिलेक्शन लेकर के मेरे दोस्तों पढ़िए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार के गाइडेंस की जरूरत है तो विजय परिवार आपका परिवार है। अगर आपके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, विजय परिवार आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। अगर कोई भी बच्चा किसान परिवार से है या किसी के घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, विजय परिवार उसको निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार है। आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उन उन बच्चों के लिए मैं बड़े भाई की भूमिका में रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? और अगर आपको लगता है कि विजय परिवार की फीस बहुत कम है, तो आप ऑनलाइन फीस पे करके भी जुड़ सकते हो। 1 महीने की फीस ₹80 है, ₹80 1 महीने की फीस है। पूरे साल भर की फीस 890, 990, बस इतनी फीस है विजय परिवार की, और इस फीस में हम पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा? बिल्कुल, तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।